फ्रेंड्स, दिस इज कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के अतीत की सबसे बड़ी तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम भारत में हड़प्पा से मिले हैं। तो भारत का जो अतीत है उसका सबसे पहला तस्वीर जो हमारा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है और उसके सिंधु घाटी के उसके अवशेष जो हैं वो मोहनजोदड़ो और पश्चिम बंगाल में हड़प्पा से मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जो हुई उस खुदाई के कारण प्राचीन इतिहास के समक्ष क्रांति ला दी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर में है स्थित है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो इन दोनों खंडहरों की खोज का मात्र एक संयोग था। इस बात में संदेह नहीं है। इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे और भी अनेक स्थल हैं जो अभी भी उनके अवशेष दबे पड़े हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली है और यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है वो उत्तर भारत में काफ़ी दूर दूर तक फैली है। संभव है कि भविष्य में भी इसे सुदूर अतीत को उद्घटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए और यह संभव है कि भविष्य में जो है इनके भी अवशेष की खोज की जाएगी। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अमला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी और यह विश्वास है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो गंगा की घाटी तक फैली थी। इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर ही नहीं उससे बहुत अधिक भी है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके अवशेष से हमें यह पता चलता है कि वह बहुत विकसित थी, नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के व्यापार अच्छे थे, वहाँ के मकान अच्छे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें मिली है वो बहुत शानदार तरीके से थी, नालियाँ ढकी हुई थी और बहुत विशाल रूप से इसका अवशेष हमें बहुत दूर दूर तक जगहों पे मिली है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए और व्यापार किए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध रखते थे और वहाँ से उनका व्यापार होता था। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारिक वर्ग धांड्य था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकान सभ्यता छोटी थी और सिंधु सभ्यता के जो सड़कें थी उनके साइड में एक कतार से दुकानें थी और दुकान की जो आकार था वो छोटी छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता और जो हमारा वर्तमान भारत है उसके बीच कई ऐसे दौर गुजरे हैं जो हम सबको नहीं पता है। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत के 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर आश्चर्य होता था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की
लोक प्रचलित रीति रिवाज की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। आप ये चित्र में देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है ये। जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभव भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी और आर्य जो आए थे उनका लोगों का मानना है कि आर्य जो थे वो सिंधु घाटी के लोगों के में ही कोई थे। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्यतः समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी है। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं और आर्य को हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत स्नातक किसी ऐसे दुर्घटना से हो गई जिसका कोई व्याख्या नहीं मिलता है। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बहुत सारा अलग अलग कारण दिया है। किसी ने कहा है कि बाढ़ आ गया था, किसी ने कह रहा है भूकंप आ गया था, कोई कह रहा है कि महामारी आ गया था, किसी का कहना है कि हैजा की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन अभी भी कोई भी व्याख्या हमें सटीक रूप से नहीं मिलती है। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई होगी और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हुआ। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींव पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़ेंगे। खुदाई में निकले हुए कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जाने पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हुई है। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान में रह गया। इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसम परिवर्तन ने उन इलाके के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हुआ। और यह हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन में बदलाव आया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे और भी दूर तक फैली होगी। हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने इन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, क्योंकि नगर और थोड़ी बहुत शहरी जीवन में भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था और ऐसा संभव है कि आर्य जो भारत में आए थे वो सिंधु युग के लगभग 1000 साल बाद आए थे। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जबजबा होती रही हो। इस सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल झोल
बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ हो जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दो सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युग में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है, और हमारा जो भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना जो इतिहास है वो हमारा वेद है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है, और वैदिक युग का जो काल निर्धारण हुआ था उसमें अभी भी बहुत सारे मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान इससे पहले। और वेद का जो इतिहास है वो यूरोपीय विद्वान से पहले बताते हैं और भारतीय विद्वान उससे बाद में बताते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेद और उसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आज हम लोग आधा पढ़ के ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग